अभी हम लोग जो है कल तक जो है सॉल्युबिलिटी के बारे में जो है इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ख़त्म किया था। इंट्रोडक्शन देखा था हमने कि सॉल्युबिलिटी का इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे सॉल्युबिलिटी की स्टडी की जाती है, कहाँ कहाँ उसका महत्व है, कैसे कैसे जो है जगहों पे उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो एप्लीकेशंस हैं रिसर्च में सबसे ज़्यादा है वो हमने डिस्कस किया था। उसी सीक्वेंस में अभी हम जो है आगे बढ़ते हुए सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस की तरफ चलते हैं। जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस हैं इसमें जो है हम बेसिकली हम क्या करते हैं कि जितने भी जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है वो अपना एक लिस्ट जारी करती है, जिसमें कि हम क्या करते हैं सॉल्युबिलिटी जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी होती है उसकी स्टडी करते हैं। उसमें जो है कितने ml सॉल्वेंट का जो है एक 1 ग्राम ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। मतलब 1 ग्राम ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए कितने ml सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये जो है डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी किस तरह की है। जो हम इसमें जो है जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू को जो है एक्सप्रेस करते हैं, उनको जो है क्या करते हैं पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं कि पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। वन पार्ट का मतलब होता है ग्राम, वन पार्ट का मतलब होता है 1 ग्राम सोल्यूट, 1 ग्राम सोल्यूट। क्या होता है कि कितने पार्ट मतलब सॉल्वेंट का जो है हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है सॉल्वेंट का कितना पार्ट जो है सॉल्वेंट का कितना पार्ट रिक्वायर्ड होता है एक पार्ट सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। इसके बेसिस पे हम जो है बहुत सारे कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड करते हैं, जिसमें कि जो है उसमें वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, ये सारी चीज़ें आती हैं कि किसको हम वेरी सॉल्युबल में रखेंगे, किसको जो है हम फ्रीली सॉल्युबल में रखेंगे, किसको पार्शियल सॉल्युबल में रखेंगे, किसको सॉल्युबल में रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास आती हैं। तो इसमें जो है अब हम लिस्ट बताते हैं। पहले है वेरी सॉल्युबल, इसके बाद से जो हमारे पास आती है फ्रीली सॉल्युबल, इसके बाद से आता है सॉल्युबल, इसके बाद से आता है हमारे पास स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल के बाद से हमारे पास आता है स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, और वाटर इनसॉल्युबल, या फिर इसको इनसॉल्युबल कह सकते हैं, इनसॉल्युबल। तो इसमें जो है आपने जो है 7 भागों में इसको 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। ठीक है, 7 पार्ट में डिवाइड करने के बाद से आपको ये लगा कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उनकी होती है, जैसे वाटर में उसको जो है सॉल्वेंट में डाले वो जो है सॉल्युबल हो गया। एक जो है थोड़ी देर बाद सॉल्युबल हो गया, एक को हमने सॉल्युबल किया, उसको जैसे सेक करना चाहें जैसे भी। इसके बाद से जो चौथे नंबर पे आता है, इसको सेक करने के बाद से कुछ पार्टिकल्स जो है हमें दिखे। एक जो है जो स्लाइटली सॉल्युबल है, इसमें जो है थोड़ा सा ही सॉल्युबिलिटी आई इसकी,
और जो है जो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है, इसमें जो है कुछ एक आध पार्टिकल जो है इसमें जो है आपके डिसॉल्व हो पाए। जो इनसॉल्युबल है इसमें कोई पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हुआ। अब जो है इसमें सोल्यूट का कितना पार्ट आता है, लेस देन 1 पार्ट। ये आता है लेस देन 1 पार्ट सोल्यूट का। इसमें जो आता है 1 to 10 पार्ट सोल्यूट का। इसमें जो है 10 to 100 पार्ट जो आया वो सोल्यूट का है। इसमें जो है 100 to 1000 इसमें जो है 1000 to 10,000 इसमें जो है 10,000 से 1 लाख ये जो है इस तरीके से जो है हमने जो है इसको कैटेगराइज किया है। दूसरी चीज कुछ जगह पे जो है हम देखते हैं एक इसमें जो है थोड़ा सा जो है डिफरेंट आता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है इस जगह जब हम आते हैं तो यहाँ 30 इसको जो है 10 to 30 लिखते हैं। कुछ जगहों पे इसमें मिलता है आपको 30 to 100, यहाँ पे मिलता है 100 to 1000, यहाँ पे मिलता है 100 to 1000 to 10,000 और यहाँ पे जो है मोर देन तो इस तरीके का जो है हमारे पास जो है मिलता है जिसमें वेरी सॉल्युबल लेस देन 1 पार्ट, मतलब जो उसका एक पार्ट होता है, एक पार्ट का मतलब 1 ग्राम से कम जिसमें डिसॉल्व होता है। मतलब जो सॉल्वेंट हमने लिया उसमें जो सोल्यूट का अमाउंट रहेगा वो लेस देन 1 ग्राम। मतलब जैसे हमने रिसर्च वर्क की बात की थी कि उसमें जब हम प्री फार्मुलेशन स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहला ही पोर्शन हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी स्टडी। सॉल्युबिलिटी स्टडी में हम जो रिसर्च वर्क के लिए कर रहे होते हैं हम लोग क्या करते हैं कि 10 mg 1 mg 10 mg 50 mg इतने तक का जो है हम उसको डाइल्यूशन बनाते हैं। स्टार्टिंग जो हमारे पास ड्रग होती है वो होती है 1 mg टू 100 mg तक, 100 mg तक होती है। मतलब ये किसी भी स्थिति में 1 ग्राम से कम होती है। तो हमारे पास जो है ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं उसकी, चाहे जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस होती है, यूवी हो, एसपीएलसी हो या फिर जो क्रोमेटोग्राफी हो, उसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना कम से कम पार्ट होगा सोल्यूट का, मतलब जो हमारी ड्रग है उसका जितना कम से कम पार्ट होगा उतनी अच्छी स्पेक्ट्रल एनालिसिस हम कर पाएंगे। रीजन क्या है कि जो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो डेंस नहीं होने चाहिए। अगर डेंस होंगे तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एक्चुअली जो होती है वो शो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें जो है पूरी तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। अगर हम कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत पास आ जाएंगे। उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है या एक एटम एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है वो जो है बहुत कम रह जाएगी। जब कम रह जाती है तो वहाँ पे जो वेवलेंथ होती है या स्पेक्ट्रा हम ड्रा कर रहे होते हैं वो स्पेक्ट्रा जो है नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है, वो जो है बेस लाइन पकड़ने लगती है।
मीन्स अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो जो भी हमारी ग्राफ बनेगी, जो भी स्पेक्ट्रा बनेगा, वो जो है हमेशा बॉटम की तरफ जो है आनी स्टार्ट हो जाएगी, हमेशा बॉटम की तरफ आने लगती है। इस वजह से जो हमें जो है जो लैम्डा मैक्स या मैक्सिमम वेवलेंथ की ज़रूरत होती है, वो हम उसको जो है वहाँ पे एक्चुअली जो रियलिटी है, उसकी जो रियल कैलकुलेशन है, वो हम नहीं कर पाते हैं। जब इसमें डेविएशन आता है तो हमारा उससे पूरा रिसर्च वर्क जो है इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है। उससे जो है क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने यूवी एनालिसिस की तो हमें 400 से 200 तक के रेंज में करना होता है, नैनोमीटर के रेंज में करना होता है। अगर हम पार्टिकल्स को बहुत डेंस कर दें, पार्टिकल्स हमारे बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएं, तो ये हो सकता है कि जो हमारी वेवलेंथ है वो बहुत कम आनी स्टार्ट हो जाएगी। वेवलेंथ कम कैसे आएगी? जब वो ग्राफ जो स्पेक्ट्रा है वो जो है बॉटम लाइन की तरफ आना स्टार्ट होगा। जैसे कि ये हमारी एक्चुअल जो है वेवलेंथ आ रही है, तो हमारी जो हाईएस्ट पीक आ रही है वो ये आ रही है। जब हम सही तरीके से कर रहे हैं, जो हमने पैरामीटर लगाया हुआ है उस पैरामीटर पे अगर हम कर रहे हैं तो हमारी वेवलेंथ ये आ रही है, ठीक है। वही अगर हम इसको जो है बहुत डेंस कर रहे हैं, इसमें डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो 10 माइक्रोग्राम पर ml, इतने की कंसंट्रेशन हम डाइल्यूशन के बाद ले रहे हैं, ठीक है। अगर वही जो है अगर हम इसको ज्यादा कर दें, मान लीजिए जैसे कि हमारी जो है जो कंसंट्रेशन आ रही है वो मान लीजिए कि 10 mg आ जाए या 1 mg पर ml आ जाए, तो यहाँ पे जो है हमें जो ये पीक मिलेगी वो थोड़ी नीचे मिलेगी। तो जो पीक की बात है, जो लैम्डा मैक्स की बात है, वो डेविएट कर जाता है अगर हम कंसंट्रेशन उसकी जो है चेंज करते हैं। मतलब जो अगर हम ड्रग ज़्यादा लेते हैं तो हमको डाइल्यूशन ज़्यादा बार करना है। ये कोई मैटर नहीं है कि अगर हमें 100 mg पर ml का 100 mg को 100 ml में हमने डिजोल्व किया या फिर 10 mg को 10 ml में डिजोल्व किया, तो हमारे पास जो डाइल्यूशन फैक्टर है वो सेम रहेगा, 1 mg पर ml कंसंट्रेशन की हमें दोनों मिलेगी। लेकिन अगर हमने जो है 50 mg ड्रग लिया और 10 ml वाटर में उसको डिजोल्व किया, तो हमारे पास 5 mg पर ml की जो है कंसंट्रेशन की हमारे पास जो एक्चुअल सोल्यूशन मिलेगी, वो जो है ये मिलेगी स्टॉक सोल्यूशन जिसको बोलते हैं। और स्टॉक सोल्यूशन अगर हमें 5 ग्राम पर ml की मिल रही है तो उसमें हमारा डाइल्यूशन फैक्टर जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा बार डाइल्यूट करना पड़ेगा उसको, अदरवाइज सेम प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगी। दूसरी चीज़ फ्रीली सॉल्युबल 1 to 10 पार्ट्स, मतलब 1 ग्राम से 10 ग्राम, इसको भी इसमें जो है लेते हैं, रिसर्च वर्क में इसको भी लेते हैं, इसको भी लेते हैं। अब क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास जितने एडवांस इक्विपमेंट्स, जैसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC की बात कर रहे हैं हम, HPLC में जब हमें जब काम करना होता है तो हमारे पास जो है ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम वेरी सॉल्युबल ड्रग को जो है प्रीफर करें। अगर हमारे पास वेरी सॉल्युबल ड्रग नहीं है तो हम क्या करें कि उसको जो है को सॉल्वेंट का यूज़ करें और उसको सॉल्युबल बनाएं। यहाँ पे को सॉल्वेंट का यूज़ करके उसको सॉल्युबिलिटी उसकी एनहांस करके जो है हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सॉल्युबल हो चाहे फ्रीली सॉल्युबल हो, इसमें कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो है एक नए तरह का पॉलीमर है, लिक्विड पॉलीमर ज़्यादा मतलब प्रीफर किया जाता है इसमें, वो उसका नाम है डेंड्रीमर। डेंड्रीमर जो होता है ये नॉवेल क्लास का पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, इसमें एमीन ग्रुप लगे होते हैं
और ये इसका नेचर इस तरीके का है कि ये जो है, पहली चीज ये 13 तरह का होता है, 13 टाइप का होता है, 13 टाइप का होता है ये। और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप वाला डेंड्रिमर होता है वो होता है पामम। पामम का फुल फॉर्म होता है पॉलीएमाइडो एमीन। पॉलीएमाइडो एमीन, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की ड्रग हो, जो हमारे बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो 4 ग्रुप दिए गए हैं, 4 जो है क्लास दिए गए हैं या 4 टाइप दिए गए हैं, उसमें किसी कैटेगरी की ड्रग हो, अगर उसमें हम डेंड्रिमर का यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल जो है, उसकी सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी दोनों बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत महंगी है। ये 55,000 की 2 ml है, 0.02% कंसंट्रेशन की। तो इसलिए जो है, जिसकी जो जितनी भी इसकी मेडिसिन बनाई जाती है, जैसे वाइवाजेल बनाई जाती है, उसमें उसकी जो है कीमत बहुत ज़्यादा होती है। यूएस में अभी चल रहा है, तो जो है जो उसकी कीमत होती है बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अपने इंडिया में तो उसका यूज़ भी नहीं कर सकते। तो जो ये पॉलीएमाइडो एमीन टाइप का जो डेंड्रिमर है, इसका यूज़ हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। अब क्या है कि किसी के लिए कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमें कोई ऐसी इफेक्टिव ड्रग मिल जाए जिसका जो है हमारे पास जो है एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, और या फिर कोई ऐसी डिजीज़ मिल जाए जिसके लिए कोई ड्रग मिल तो गई है लेकिन उसका फार्मूलेशन नहीं बन पा रहा है, तो उसमें जो है डेंड्रिमर का यूज़ करके हम जो है उसकी कोई फार्मूलेशन बना सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी इसमें है, ये कैरेक्टरिस्टिक इसमें है कि ये किसी भी ड्रग के साथ बहुत सूटेबल तरीके से बैठ जाता है, जिसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है किसी भी ड्रग के साथ। बट वही सेम प्रॉब्लम कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरे टाइप का जो हमारे पास जो है डेंड्रिमर होता है वो होता है पीपीआई, पॉलीप्रोपाइलीन इमीन, पॉलीप्रोपाइलीमीन। इसकी क्या खास बात होती है, जितनी भी एसिडिक ड्रग होती हैं जो वाटर इंसॉल्युबल होती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं, उनके साथ ये बहुत फिट बैठता है। ये भी है बहुत महंगा, अभी तो 6th जनरेशन तक इसकी फार्मूलेशन हो चुकी है। ये जो डेंड्रिमर है 6th जनरेशन 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, अभी रिसेंटली इसमें जो है 6th जनरेशन की जो है डेंड्रिमर पीपीआई के बनाए जा चुके हैं। इसमें भी जो है सेम प्रॉब्लम है, कॉस्ट की दिक्कत है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी। लेकिन ये भी जो है जितनी एसिडिक ड्रग हैं उनके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। अभी तक जो है जितने रिसर्चेस हो रहे हैं, रिसर्च जितने भी हो रहे हैं, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है जो एसिडिक मेडिसिन जो हमारे पास एंटी इन्फ्लामेटरी ज़्यादातर मेडिसिन हैं, उनमें जो है सबसे ज़्यादा यूज इसका हुआ है अभी तक। जो पामम डेंड्रिमर है उसका यूज जो है कैंसर की जितनी मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन हैं, उनके लिए बहुत सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, बहुत सारे ट्रायल से गुजर चुके हैं, लेकिन बहुत कम ही फार्मूलेशन, 4 ही फार्मूलेशन अभी तक इसकी आ पाई हैं। रीज़न क्या है कि कोई जो है इंडस्ट्री में जो है कोई कंपनी, जो जितनी कंपनियां हैं, कंपनियां इसको बनाने से मना करती हैं क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। इसमें जो है ये खुद ही इतना महंगा है, तो जब इससे बनाएंगे तो बेचेंगे कितने में,
क्या फायदा होगा उनको, इसको लेके जो है बड़ी जो है दिक्कतें हैं। तो जो दूसरा था हमने बताया प्रोपाइलिन, प्रोपाइल एमीन, ये जो है दूसरे टाइप की डेंड्रीमर है। जो इसमें जो है तीसरे टाइप का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पामामोस। पामम ओएस, ओएस का मतलब होता है ऑर्गेनोसिलिकॉन। ये जो है किसी ड्रग की अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है तो टॉक्सिसिटी को ये रिड्यूस करता है। टॉक्सिसिटी रिड्यूस करने में जो है इसका जो ऑर्गेनोसिलिकॉन आगे लगा है वो टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब करता है, चिलेट करता है, वो बॉडी से बाहर करता है, मेटाबोलाइज करके बाहर कर देता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। पॉलीएमाइडो एमीन ऑर्गेनोसिलिकॉन इसका पूरा नाम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का जो है मेथड में जो ये पॉलीमर होता है। दूसरी चीज क्या है कि जितने भी ये हम बता रहे हैं, जितने भी डेंड्रीमर्स की बात हम कर रहे हैं, इन सब का जो यूज एप्लीकेशन है वो जो है किसमें है, सॉल्युबिलिटी एनहांसर, परमेबिलिटी एनहांसर के रूप में है। जीन डिलीवरी में भी इसका बड़ा अच्छा रोल है, जीन डिलीवरी में भी इसका बड़ा अच्छा रोल है, और उसमें भी जो है बहुत ये जो है उसकी जो है जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाने का काम करता है। अभी जो है रिसेंटली जब सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे तो थोड़ा समय पीछे जाना चाहूँगा कि अभी एक रिसर्च में जो है निमेसुलाइड की बात आई थी। निमेसुलाइड जो है एक ऐसी ड्रग है, इससे इफेक्टिव कोई पेन किलर नहीं है, इससे ज़्यादा इफेक्टिव इसके इतना ज़्यादा जो है किसी की इफिशियंसी नहीं है कि वो पेन को रिलीव कर सके। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक है कि उसकी सिंथेसिस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो लीवर टॉक्सिसिटी मतलब हिपैटोटॉक्सिसिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। अब हिपैटोटॉक्सिसिटी कम करने के लिए सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो है डेंड्रीमर का यूज़ करके हम इसकी हिपैटोटॉक्सिसिटी को कम कर दें। काम शुरू हुआ, ये देखा गया कि चलो ये एक ऐसी ड्रग है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, अगर ये सॉल्व हो जाती है डेंड्रीमर से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो है जो भी पेन किलर और सारे मार्केट में बिक रहे हैं उससे इसका जो है ज़्यादा मार्केट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने शुरू किया बनाना। तो जो इसके जो निमेसुलाइड के मॉलिक्यूल है ये जो है डेंड्रीमर से कंपैटिबल तो था, लेकिन बायो कंपैटिबल जब दोनों को एक साथ ले रहे थे ये बायो कंपैटिबिलिटी शो नहीं कर रहा है। अच्छा, क्यों शो नहीं कर रहा है? अच्छा, इसका रीजन ये था कि ये जो है डेंड्रीमर से कंपैटिबिलिटी इसकी अच्छी बन गई, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर जा रहा था तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था, हालांकि ये दोनों काम करता है, जो सॉल्युबिलिटी है जो परमेबिलिटी है दोनों को इनहेंस करता है, बट जब वहां पे ये पहुंच रहा था, जब हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में जब ड्रग पहुंच रही थी तो वहां पे ये जो है लॉक सिस्टम आ जा रहा था, और वहां पे ये जैसे बॉडी फ्लूइड से मैच मिल रहा था वहां पे जो है इसने चिलेशन करना शुरू कर दिया, मतलब चिलेट्स बनना शुरू हो गए। चिलेट्स बनने का मतलब एब्जॉर्प्शन जो होगा पहले से कम हो गया, मतलब पहले 30% तक एब्जॉर्ब होता था, उतना जो है बॉडी को थेरेप्यूटिक इतना इफेक्ट अच्छा दे देता था कि बॉडी पेन रिलीफ हो जाती थी, चाहे किसी तरह की पेन हो। लेकिन जब ये चिलेट हो गया तो मतलब जो इसकी रिलीज थी वो 30% से कम हो गई। 30% से कम हो जाने का मतलब ये हुआ कि जो इसकी थेरेप्यूटिक इफेक्ट थी वो सी मैक्स जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स थे वो सारे नीचे आ गए, सब थेरेप्यूटिक लेवल में आ गए। जब सब थेरेप्यूटिक लेवल में आ गए तो मतलब उस ड्रग का कोई इफेक्ट रहा ही नहीं, वो ड्रग जो है बिल्कुल वर्कलेस हो गई, फंक्शनलेस हो गई। अब जो है जब ये इस तरह की घटना आई तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम जो है डेंड्रीमर चेंज कर देते हैं, हो सकता है कि इसमें जो है अच्छी अच्छी सॉल्युबिलिटी आ जाए और अच्छी परमेबिलिटी आ जाए जो कि फ्लूइड के साथ मैच कर जाए, उसमें बायोकम्पैटिबिलिटी बन जाए। जब बायोकम्पैटिबिलिटी की बात आने लगी तो फिर जो है इन्होंने जो है इसको चेंज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, इनको पीपीआई ले लिया। पीपीआई में क्या हुआ कि जब हमने जो है इसका फॉर्मुलेशन तैयार किया, इसका जो है जो रिसर्च करने लगे इसकी फॉर्मुलेशन पे,
तो इसमें भी देखने को यही मिला कि थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, 30 to 35 जनरल इसकी जो है हमारी एफिशिएंसी होती है रिलीज की। अब जो है ये 40-45 तक पहुंच रही थी। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम पामोमोस की यूज़ करें, इसमें एक फ्रेचेट टाइप होता है, फ्रेचेट टाइप का डेंडीमर होता है इसी में, तो जो है फ्रेचेट टाइप को लिया गया। ये हुआ कि इसमें जो है कर सकते हैं। फ्रेचेट की एक खासियत होती है कि वो बॉडी फ्लूइड को भी जो है क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। जब जाएगा अंदर तो वो उसको भी एब्जॉर्ब करेगा और जो है अपने अपने में वो कन्वर्ट करता है, अपनी नेचर के जैसे उसका नेचर कुछ समय के लिए बना देता है, तो नेचर सेम हो जाता है। तो उस तरह का यूज़ किया गया, तो उसमें भी जो है 60% तक ही रिलीज हो पाई निमेसुलाइड की, बाकी 40% जो है हमारा ऐसे ही रिमेनिंग बच गया। फिर जो है ये हुआ कि चलो ठीक है, अब इसको रहने देते हैं। तब जाके जो है पहले से इंटरनेशनल बैन था इस पे, अब जो है जब इससे भी नहीं हो पाया तो इनको जो है टॉक्सिक जोन लेवल की ड्रग बोल दिया गया कि जिस जोन में ये ड्रग चलेगी वो टॉक्सिक जोन कहलाएगा। अपने यहाँ सुपरमार्केट, इंडियन सुपरमार्केट, इसमें जो है निमेसुलाइड की टैबलेट जो है बहुत अच्छे से चलती है। निमेसुलाइड, पैरासीटामॉल, नाइस, है ना, नीम सैक, इसमें भी है नॉक 2, नॉक 1, ये सारे जो है निमेसुलाइड के प्रोडक्ट हैं, ये सारे जो है इसमें सब चल रहे हैं। लेकिन उसका टॉक्सिसिटी इतना ज़्यादा है कि ऐसा नहीं है कि लीवर टॉक्सिसिटी होने की वजह से वो लीवर में ही कैंसर काज करेगा या लीवर की ही डिजीज कॉज करेगा, वो किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। ये सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरी चीज़ ये जो है हमारे जो एग्ज़ाम होता है जीपैट का, उसका जो है मेन क्वेश्चन रहा ये, इससे जो है कम से कम 8 क्वेश्चन रहे हैं लास्ट ईयर। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हम बात कर रहे थे, इसमें जो है हमारा जो नेक्स्ट सेशन आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी का जो क्लासिफिकेशन है, जिसको बोलते हैं बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, BCS जिसको बोलते हैं। BCS पे हम आते हैं, फिर ये इसको क्लियर करेंगे। मेनली जो है 4 टाइप के क्लासेस होते हैं जो बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसमें जो क्लास 1 होती है, क्लास फर्स्ट,
हाईली सॉल्युबल, हाईली परमेबल। जो क्लास सेकंड होती है वो होती है लो सॉल्युबल, हाई परमेबल, हाईली परमेबल। जो क्लास थर्ड होती है ये होती है हाई सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, लो परमेबल। जो फोर्थ क्लास होती है वो होती है लो सॉल्युबल, लो परमेबल। ये हमारे पास चार क्लास हैं ड्रग की, और जो है चारों क्लास की अपनी एक स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिसिटी होती है एक अपनी। ये जो है हाईली परमेबल होते हैं, और ये जो होते हैं ये हाईली सॉल्युबल होता है। दोनों जो है लोअर परमेबिलिटी होती है, दोनों की लो परमेबल होते हैं। मतलब ऊपर की दो क्लास होती है, जो क्लास वन क्लास टू, ये जो है हाईली परमिएबल होती है। जो क्लास थ्री होती है और क्लास फोर होती है वो लो परमिएबल होती है। मतलब कि हम जो है दो तरीके से कर सकते हैं, हाईली परमिएबल ड्रग क्लास, और जो है लो परमिएबल ड्रग क्लास। दो क्लास होगी यहाँ पे। तो जो इसमें जो ड्रग्स आती हैं, जो पहले टाइप की ड्रग होती है जो जिसमें सॉल्युबिलिटी की दिक्कत नहीं होती, परमेबिलिटी की दिक्कत नहीं होती है, इसके फार्मूलेशन को बनाना बहुत आसान होता है। कोई भी फार्मूलेशन बनाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, तमाम तरह की दिक्कतें जो आती हैं वो नहीं आएगी। क्लास सेकंड में जो है सॉल्युबिलिटी की दिक्कत आती है, तो इसमें हम सॉल्युबिलिटी एनहांसर का यूज़ करते हैं। सॉल्युबिलिटी एनहांसर बहुत सारे हैं तीसरे और चौथे क्लास में। तीसरे क्लास में क्या है, सॉल्युबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी नहीं होती, तो परमिएबिलिटी के लिए हम परमिएशन एनहांसर का यूज़ करते हैं। और जो चौथी क्लास होती है इसमें जो है सॉल्युबिलिटी एनहांसर और परमिएबिलिटी एनहांसर दोनों का यूज़ हमें करना पड़ता है। अब इम्पोर्टेंस के बेसिस पे देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस के बेसिस पे हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज़्यादा हम यूज़ किसका करते हैं, इन दोनों ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ये जो है दोनों हमारे पास जो है जितनी फार्मुलेशन हमारे पास आती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे डॉक्टर्स के यहाँ हम जाते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स आती हैं हमारे पास इन दो कैटेगरीज की आती हैं। और उसमें भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये कैटेगरी जो लोअर सॉल्युबिलिटी होती है, ये वाली कैटेगरी ज़्यादा प्रिफर्ड की जाती है। हमारे जितने भी फार्मुलेशन बन रहे हैं आजकल के दौर में, सबसे ज़्यादा जो है ये कैटेगरी इन्वॉल्व होती है उसमें। दूसरी चीज़ क्या कि जो क्लास सेकेंड की ड्रग हैं, जो क्लास सेकेंड की ड्रग हैं उनके साथ जो है सबसे अच्छी बात होती है कि ये परमिएबिलिटी इनकी अच्छी होती है और इनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट बड़ा अच्छा होता है। मतलब कि और दूसरी चीज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये फार्मूलेशन को डेवलप करना इसमें आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी की दिक्कत है, हम सॉल्युबिलिटी हमारे पास सॉल्युबिलिटी एनहांसर बहुत सारे अवेलेबल हैं और उनका यूज़ करके बेसिकली हम पॉलीमर का यूज़ कर लेते हैं।
पॉलीमर का यूज़ करके हम सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर लेते हैं। और परमिएबिलिटी चूँकि इसकी अच्छी है, इस वजह से जो है जो हमारे पास जो लिपिड बैरियर है या फिर जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसको जो है क्रॉस करने में इसको बहुत आसानी होती है। और इस तरीके से जो है इसका जो रिलीज होता है वो बहुत अच्छा रिलीज होता है, और रिलीज अच्छा होगा तो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो जो क्लास सेकेंड की ड्रग है इसको हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। दूसरी चीज़, रिसर्च के मामले में अगर हम जाएं, रिसर्च के मामले में तो सबसे ज़्यादा रिसर्च इस पे होता है, परमिएबिलिटी एनहांसर। जैसे जितने भी अभी नॉवल ड्रग डिलीवरी की रिसेंट एडवांसेस की बात करें तो हमारे पास जो है क्या है, ट्रांसडर्मल जेल है, ट्रांसडर्मल पैचेज है, माइक्रो कैप्सूल है, माइक्रो स्फीयर है, माइक्रो स्पंजेस है, नैनो जेल है, नैनो इमल्सन है, नैनो सस्पेंशन है। फास्ट रिलीज तो थोड़ा पुराना हो गया, फास्ट रिलीज में भी इसकी जो अच्छी खासी जो है एक बना रखी थी इन्होंने रिसर्च में। लेकिन जब हम जिन फॉर्मुलेशन की हमने बात किया, इसमें जो है आप जो है उसके सॉल्युबिलिटी को एनहांस करके और जो है कोई भी फॉर्मुलेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमिएबिलिटी, इसमें परमिएबिलिटी का काम नहीं करना है और इसमें जो है सॉल्युबिलिटी का काम नहीं करना है। ये कैटेगरी तो स्पेसिफिक कैटेगरी हो जाती है, इसको ज़्यादातर नहीं करते हैं। और ये इसमें जो है टारगेट जो होता है बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टारगेट होता है, क्योंकि जब सॉल्युबिलिटी को हम एनहांस करते हैं तो परमिएबिलिटी से वो कंपैटिबिलिटी आ पाए कि नहीं आ पाए ये ज़रूरी नहीं होता। तो दोनों में जो है मिसमैच होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब ये वाला वर्क करते हैं, लो लो सॉल्युबल लो परमिएबल का वर्क करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। प्रॉब्लम एक तो ये होती है कि जो हमारी ड्रग है इसकी, वो जो है ड्रग सॉल्युबिलिटी अगर उसकी अच्छी आ गई तो जिस जिस पॉलीमर या जिसकी वजह से जो है जिस इंग्रेडिएंट की वजह से सॉल्युबिलिटी अच्छी हो रही है, हो सकता है कि अगर वो जो है परमिएबिलिटी इन्हांसर से जो है कंपैटिबिलिटी ना बैठा पाए। जब कंपैटिबिलिटी नहीं बैठा पाता है, नहीं हो पाता है कंपैटिबिलिटी, तो ये जो है फार्मूलेशन जो है डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसमें जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। और इसका जो है स्पेशल टास्क होता है कि एक जो है स्पेशल टास्क का मतलब ये होता है कि जो लोग इस पे रिसर्च करते हैं, तो अगर वो किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या किसी लेवल पे करते हैं, लेबोरेटरी लेवल पे करते हैं, तो अगर उनका रिसर्च फेल भी हो जाता है तो उनको जो है रिसर्च में जो है फेल्योर नहीं दिया जाता है, फेल्योर नहीं किया जाता है, इसलिए कि उन्होंने एक रिजल्ट निकाला है कि ये जो है सॉल्युबल और परमिएबल दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो कंपैटिबिलिटी है, उसको इन्होंने प्रूव किया है। और इसको प्रूफ होने से ये पता चलता है कि जो नेक्स्ट रिसर्चर आएगा, वो जिन्होंने इस पे वर्क किया है, उन्होंने जिन दो इंग्रेडिएंट का यूज़ किया था और उन्होंने ये पाया कि ये कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है, तो जो नया रिसर्चर आएगा वो इन दोनों इंग्रेडिएंट के अलावा कोई तीसरा इंग्रेडिएंट यूज़ करेगा, या फिर कोई एक रहने देगा, दूसरे को चेंज करेगा। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा रिसर्च इस पे हो रहा है आजकल, लेकिन जो है ये जो है फेल्योर, ज़्यादातर फेल्योर की कंडीशन में है, और जो है फिर भी उनको जो है प्रमोट किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास जो है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन के 4 क्लास हैं और इनकी जो है ये करेक्टरिस्टिक हैं। अब जो है जो हाईली परमिएबल क्लास की ड्रग है, जिसको बोलते हैं हाईली परमिएबल क्लास की जो ड्रग है, इनको इसमें जो ए कैटेगरी है इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और उसी तरीके से जो लो परमिएबल कैटेगरी की जो ड्रग हैं, इसमें जो एक क्लास है इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। दोनों को मैच करते हैं और ये दोनों जो हैं इसको लिखते हैं कि क्लास फॉर रिसर्च। ये जो है क्लास फॉर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। इसको जो है अभी 2-3 साल पहले इसको बोला गया ऐसा
कि इनकी जो ये दोनों जो क्लास है, जो हाईली परमिएबल की एक क्लास है, जो लोअर परमिएबिलिटी की एक क्लास है, दोनों की एक एक जो है ये इनको जो है आपने क्लास फॉर रिसर्च के नाम से जो है इनको दिया था। अभी इसमें कुछ चेंज भी हुआ है, लेकिन अभी वो नहीं बताएंगे क्योंकि अभी जो है इतना बहुत है जो कि टॉपिक वाइज। इसमें जो है जो दूसरी चीज आती है, जो क्लास फर्स्ट है, जो क्लास फर्स्ट है अगर उसकी बात करें हम, तो जो ड्रग होती है जब इनिशियल स्टेप में उसको ले जाते हैं, तो जो भी ड्रग होती है उसका जो पार्ट होता है उसके लिए जो सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं 250 ml सॉल्वेंट का यूज करते हैं। 250 ml सॉल्वेंट का यूज करते हैं। पार्ट का मतलब होता है ग्राम, इसका मतलब होता है ग्राम, ग्राम सोलूट, मतलब यहाँ पे आ गई सोलूट का मतलब ड्रग। इसके लिए हम यूज करते हैं 250 ml। जो सॉल्वेंट है वो कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो है हाईली सॉल्युबल है और हाईली परमिएबल है, तो ये किसी में भी लगभग लगभग जितने सॉल्वेंट है सब में डिसॉल्व होगा। दूसरी चीज क्या है कि जो इसका पार्ट है, ये पार्ट बहुत कम होता है, इसमें पार्ट बहुत कम होता है, और जो डिसोल्यूशन मीडियम होता है उस सॉल्वेंट सिस्टम जो बनाते हैं, सॉल्वेंट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो बॉडी टेम्परेचर लेते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कई जगह ऐसा लिखा होता है कि 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा भी लिखा होता है। जैसे कि हम लोग जो है डिजो करते हैं, डिजोल्यूशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं हम 37 पे इसको ले जाते हैं, लेकिन ये हमारा अनुमान होता है कि प्लस माइनस जो है इतना वेरिएशन इसमें आएगा, और ये वेरिएशन जो है हम पहले से मेंटेन करके चलते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर हम टेम्परेचर मेंटेन ना करें तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, जो फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उसमें जो है एक फैक्टर टेम्परेचर का भी है, दूसरा प्रेशर का भी है। तो टेम्परेचर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ये सॉल्युबिलिटी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए जो हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने एक चीज बताई थी कि सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने कहा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, ये टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन हमें ये देखना होता है कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा उसमें हम ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हम कितना टेम्परेचर इन्हांस कर सकते हैं कि जो है जो हमारी ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी भी रहे, डिग्रेडेशन भी ना हो, और जो है वो हमारी ड्रग जो है उसमें जो है पार्टिकल ड्रग के दिखे भी ना। तो वो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, उसके लिए हम टेम्परेचर को जो है बढ़ा देते हैं, उसके लिए टेम्परेचर हमेशा हम जो है थोड़ा सा रेज करते हैं, ताकि एक बार में नहीं बढ़ाना होता है, वो धीरे धीरे टेम्परेचर को रेज करते जाते हैं। जैसे 37 हुआ, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ऐसे बढ़ाते जाते हैं। जैसे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कंसंट्रेशन होगी हमें जो है खुद जो है लगने लगेगा कि जो हमारी सॉल्यूशन है वो थिकनेस उसकी जो है बढ़ रही है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं अब जो है नीचे बॉटम पे जो है हमें अब दिखने लगे हैं, तब जो है हम उसको स्टॉप कर देते हैं। वो हमारी मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं।
किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ पार्ट होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे फिक्स होते हैं कि इतने टेम्परेचर पे इतने ही पार्टिकल्स इसके अंदर जो है आ सकते हैं। इसीलिए जो है हम इनको जो है बढ़ाते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब ये जो सॉल्युबिलिटी होती है वो स्टॉप कर जाती है, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उतने ही फिक्स रहते हैं। उससे जो एक्स्ट्रा उस टेम्परेचर पे जो जितनी मॉलिक्यूल्स का सॉल्युबिलिटी है, उससे जो है एक भी पार्टिकल अधिक होंगे तो वो बॉटम पे आपको दिखने लगेंगे कि वो पार्टिकल उसमें जो है डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, ओवर।